नमस्कार। एक बार फिर से हम आप सबके सामने हाजिर हैं हमारे स्पेशल लीगल एडवाइजर शोनी कपूर के साथ। बहुत बहुत स्वागत है शोनी आपका। हमेशा की तरह हमारे व्यूवर्स के बहुत सारे सवाल होंगे। आज हम उन सबका सवालों के जवाब शोनी से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पिछली बार जैसे हमने आप सबसे वादा किया था कि 498A के अलावा हम आज बात करेंगे मेंटेनेंस केस को लेकर भी। जाहिर है बहुत सारे सवाल आप सबके मन में होंगे और आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है। तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लगातार हमसे सवाल पूछते हैं और हम कोशिश करते हैं आपके सवालों को इसमें शामिल करें और शोनी आपके सवालों का जवाब दे। तो चलिए आज एक बार फिर से इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ये एक सेशन आपके लिए है, देखिए और इसे शेयर कीजिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मेंटेनेंस केस की। तो पहला सवाल शोनी, क्योंकि आप जब भी सवालों के जवाब देते हैं तो बहुत कह सकते हैं कि इतने सिंपल वे में देते हैं कि लोगों को वो चीज समझ में भी आ जाती है, और जो समझ में नहीं आती चीजें वो सवालों के जरिए पूछ भी लेते हैं और आप उनके सवालों का जवाब भी उतने ही सिंपल तरीके से देते हैं। तो सोनी, आज जो सबसे पहला सवाल है मेरा वो ये है कि ये मेंटेनेंस केस क्या है, जिसे हम और अलग भाषा में गुजारा भत्ता भी कहते हैं। तो पल्लवी, इसको ऐसे समझते हैं कि सोसाइटी में एक पुरुष होता है, उसके साथ एक फैमिली इकाई में एक पुरुष होता है और उसके साथ जुड़े हुए हम्म। कुछ और लोग होते हैं, जिसमें उसके माता पिता, उसके बच्चे, उसकी बीवी शामिल होते हैं। कानून कहता है कि हम्म। क्योंकि एक फैमिली एक इकाई है, एक परिवार एक इकाई है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी जो कमाता है वो अपने आश्रित माता पिता को छोड़ दे, अपने बच्चों को छोड़ दे, अपने बीवी को छोड़ दे और उनका लालन पालन ना करे। क्योंकि जब वो हम्म। बच्चा था तो उसके माता पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया, अब उसके बच्चे हैं, बच्चे पैदा करके वो छोड़ नहीं सकता। तो इसी हम्म। को, इन्हीं चीजों को लेने के लिए कानून में एक प्रावधान बनाया कि अगर कोई पुरुष, और अभी तक जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसमें पुरुष ही है, अगर कोई पुरुष अपने माता हम्म। पिता, आश्रित बच्चों या बीवी, जिनकी कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ध्यान रखिए, अच्छा। जिनकी कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या हम्म। वो सफिशिएंट नहीं है, हम्म। और उस पुरुष के पास ऐसे साधन हैं कि वो उनको उनका लालन पालन कर सकता है और नहीं करता है, हम्म। तो ये हम्म। लोग कानून में जाकर कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें इससे गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस दिलाया जाए। ये ब्रॉडर बात है। इसके अलावा क्या हुआ, जैसे जैसे कानून के अंदर आगे बढ़े तो हमने पाया कि अ, बीवी को लेकर, खासतौर पे स्त्री को कुछ जगहों पर और अधिकार मिले। जैसे कि जब तलाक की कोई भी तलाक के लिए दायर करता है तो उसमें दोनों ही, पुरुष भी और स्त्री भी, अगर उसके पास साधन नहीं है तो दूसरे से गुजारा भत्ता मांग सकता है, मेंटेनेंस मांग सकता है। पर हम्म। क्योंकि हमारे समाज में अधिक पुरुष काम करते हैं और कम स्त्रियां काम करती हैं, ऐसा माना जाता है कि अधिकतर स्त्रियां ही गुजारा भत्ता मांगती हैं। हम्म। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी गुजारा भत्ता है, जिसमें कि जब तक स्त्री अपने पति से मांग सकती है, और अगर वो विधवा हो जाती है, अगर वो विधवा हो जाती है तो अपने ससुर से भी मांग सकती है। ऐसे ही हम्म। बच्चे भी अपने पिता से मांग सकते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता उनके पिता नहीं रहते हैं तो वो अपने दादाजी से मांग सकते हैं गुजारा भत्ता। ऐसा ही एक और प्रोविजन आया जो प्रिवेंशन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आया। उसमें जो भी ऐसे रिश्ते हैं जो कि मैरिज की तरह के हैं, जिसमें लिव इन भी आते हैं, जिसके अंदर वाइफ तो है ही, बेटी भी है, माँ भी है, या कोई भी स्त्री जो कि पुरुष के साथ एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही है, वो गुजारा भत्ता मांग सकती है। तो गुजारा हम्म। भत्ता कहने को जो हम कोलोक्वल लैंग्वेज में समझते हैं, आमतौर की बोलचाल की भाषा में समझते हैं कि सिर्फ पत्नी ही पति से मांग सकती है, ऐसा नहीं है। अलग हम्म। अलग जगहों पर अलग अलग प्रोविजन दिए गए हैं, जिसमें कि जो भी आश्रित है वो दूसरे से गुजारा भत्ता ले सकता है, मेंटेनेंस ले सकता है। हम्म। शोनी, चूंकि आपने जब स्टार्टिंग में ये बात बोली उसमें उस वक्त आपने एक शब्द का यूज किया, इस्तेमाल किया, वो जो शब्द था वो दरअसल कुछ ऐसा था, अपना कोई आय का स्रोत नहीं हुआ तो। हाँ। अगर कोई लड़की जॉब करती है, मेरा एक सवाल, अगर कोई लड़की जॉब करती है और अच्छी खासी आमदनी है, काफी धनाढ्य परिवार से है, उसके पास अपनी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, उसके पास जमा रकम भी अच्छी है, वो स्टिल नौकरी कर रही है, वेल क्वालिफाइड है, स्टिल क्या वो मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है? तो क्या वो मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है? हाँ, वो मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। क्या उसे मिलेगा? अब इसके लिए ना दूसरी तरफ देखना पड़ेगा कि वो खुद जी। कमाती है, अच्छा कमाती है, उसका पति क्या उतना ही कमाता है या उससे कई गुना ज्यादा कमाता है? जी। ये रिलेटिव है। अगर हम्म। बिहार के एक गांव में कोई
स्त्री 10,000 रुपये कमाती है और उसका पति 12,000 रुपये कमाता है, हम्म। तो ऐसे में स्त्री को गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। अब यही समझिए हम्म। कि एक लड़की दिल्ली के अंदर सिर्फ ट्यूशन पढ़ाकर 10,000 रुपये कमाती है और उसका पति एक बहुत ही अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में 3 लाख की नौकरी करता है, तो क्या उसे गुजारा भत्ता मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा जी। हम्म। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों चीजें रिलेटिव हैं। पहले किसी समय में एक लिमिट सेट होती थी 500 रुपये, फिर कुछ स्टेट्स ने लिमिट सेट की 3,000 रुपये ही गुजारा भत्ता मिलेगा, और उस समय कहा जाता था कि ये जो भी पैसा मिल रहा है ये सब्सिस्टेंस अमाउंट है, ये उस तरह का अमाउंट है जिससे कि वैग्रेंसी, यानी कि कोई सड़क पे अचानक ना घूमने लगे, और डेस्टिट्यूशन, भुखमरी, इससे बचाया जा सके। पर अब ऐसा नहीं है। 2005 का एक जजमेंट है, मुझे उससे शायद पहले का भी हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हम्म। कहा था कि गुजारा भत्ता इतना होना चाहिए कि आदमी रीजनेबल, कोई भी स्त्री या पुरुष या उसके बच्चे या उसके पेरेंट्स रीजनेबल लाइफ बिता सकें, और वो जी। हमेशा रिलेटिव रहेगा उसके पति की हम्म। इनकम है, क्योंकि एक निम्न वर्गीय परिवार में जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं है, उनके एक लाइफ स्टैंडर्ड होता है, और एक धनाढ्य परिवार में एक अलग तरह का लाइफ स्टैंडर्ड होता है, तो ऑफकोर्स दोनों की मेंटेनेंस जो है बिल्कुल डिफरेंट हो। ये जो सवाल मेरा अगला था उसका जवाब आपने पहले ही दे दिया शोनी। शोनी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, दरअसल अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं, वो ये कि क्या मेंटेनेंस का हक सिर्फ पत्नी को दिया गया है इंडियन लॉ में? क्या पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस नहीं मांग सकता? बिल्कुल मांग सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 और 25 के अंदर जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो है स्पाउस। तो कोई भी स्पाउस जिसका खुद के साधन नहीं है, वो दूसरे स्पाउस से मेंटेनेंस ले सकता है, पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो ये लेने का हकदार है। इसके अलावा अलग अलग प्रोविजन है, सीआरपीसी 125, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125, इसके अंदर सिर्फ माता पिता, बीवी और बच्चे यही मेंटेनेंस ले सकते हैं। हम्म। हम्म। अच्छा, डोमेस्टिक। एक जी, हाँ, आप आगे। चूंकि शोनी, आप चूंकि पुरुषों के अधिकार के लिए भी अक्सर काम करते रहे हैं, हमेशा आप आगे भी रहे हैं इन चीजों को लेकर, मेंस राइट को लेकर आपने अक्सर आवाज उठाई है, अक्सर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इसकी बहुत ज्यादा बातें करते हैं, इस बात का बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं। दैट्स वाई यू आर अ पब्लिक फिगर। लेकिन शोनी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल और हो जाता है, वो ये कि जो पुरुष हैं, अगर वो बहुत अच्छा नहीं कमा रहे होते हैं और पत्नी अपने पति से बहुत ज्यादा अच्छा कमा रही होती है, वो अपने पति से मेंटेनेंस की डिमांड भी करती है, मगर उसे ऐसा लगता है कि वो शायद कमा रही है तो फिर पति की तरफ से उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, तो वो एक सर्टेन टाइम के लिए जॉब छोड़ देती है, बट शी इज वेल क्वालिफाइड देन हर हस्बैंड। तो क्या उस केस में भी मेंटेनेंस लड़की की ओर जाता है, लड़की को मिलता है, या फिर उस पर किसी तरीके का प्रोसीजर अलग तरीके का फॉलो होता है? देखिए, इसमें ना अलग अलग समय पर अलग अलग हाई कोर्ट्स की अलग अलग जजमेंट्स आती रही हैं। एक समय था जब दिल्ली हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश, शायद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, इन्होंने शुरुआत की थी और कहा था कि एक लड़की जो कमाने में सक्षम है, हम्म। उसे पति पे आश्रित नहीं होना चाहिए, उसे नौकरी ढूंढनी चाहिए, उसे काम करना चाहिए। दिल्ली हम्म। हाई कोर्ट की एक खास जजमेंट मेरे को याद आती है, उसमें जो लड़की थी वो मेडिकली क्वालिफाइड थी, शायद वो नर्स थी या क्या थी, तो उसमें जस्टिस शिव नारायण ढींगरा की शायद ऐसी जजमेंट है, उसमें हम्म। जस्टिस शिव नारायण ढींगरा ने कहा, अच्छा अगर तुम इतना पढ़ी लिखी हो, तुम्हें मेंटेनेंस चाहिए, तो ठीक है, ये तुम्हें मेंटेनेंस तो देगा, पर तुम फलानी डिस्पेंसरी में जाकर 6 घंटे मुफ्त में काम करोगे। ठीक है, और अच्छा। मेरे को लगता है कि एक प्रोग्रेसिव जजमेंट है इसका, और जजों को भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने कुछ जजमेंट्स देखी हैं दिल्ली ट्रायल कोर्ट की, जिसमें ट्रायल कोर्ट्स ने पढ़ी लिखी स्त्रियों को एक लिमिटेड टाइम के लिए मेंटेनेंस दी है, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल के लिए, कि तुम जाओ 1 साल के अंदर काम करना शुरू करो, और तब तक के लिए तुम्हें मेंटेनेंस दी जाती है, तुम जाओ अपनी नौकरियां ढूंढो। और अ, ऐसी बहुत सी जजमेंट्स आई हैं। हालांकि इसके अलावा उल्टी जजमेंट्स भी आई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि एक स्त्री पढ़ी लिखी होने के बाद भी अगर नहीं कमाती है, तो उसे मेंटेनेंस कुछ ना कुछ जरूर मिलनी चाहिए। इनफैक्ट थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की, उसने ऐड किया है, और उसमें कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसकी क्लैरिफिकेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, कि अ कैपेसिटी टू अर्न इज डिफरेंट देन कैपेबिलिटी टू अर्न। तो मुझे थोड़ा समझ में कम आया था। अ, असल में उनका कहना यह है कि एक स्त्री अगर पढ़ी लिखी भी है और वो कमा नहीं रही है, तो उसे मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। जबकि मेरा इसमें थोड़ा सा क्रांतिकारी विचार है। मेरा विचार ये है कि एक डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए कराने में एक्सचेकर का बहुत खर्चा होता है, हमारे टैक्स पेयर्स का बहुत खर्चा होता है, तो अगर एक स्त्री जो आगे जाके काम नहीं करना चाहती, वो उसको ये डिग्री लेनी भी नहीं चाहिए थी। हम्म। बिल्कुल। किसी ऐसे पुरुष को लेने देती है जिसका परिवार चल सकता था।
जी। अच्छा शोनी, आपने इतने टाइम में बहुत सारे लोगों से बातचीत की होगी, बहुत सारे लोग आपसे एडवाइसेस के लिए भी आते हैं। क्या आपने इतने सालों में कभी भी ऐसी कोई महिला देखी होगी जिसने मेंटेनेंस नहीं मांगा? बहुत देखी है, हम्म। बहुत देखी है। ये जी। कहना कि कोई भी ऐसी महिला नहीं है, मैंने तो बहुत देखी है कि अच्छा। स्त्रियां कहती हैं कि मैं कमा रही हूँ, मुझे मेंटेनेंस नहीं चाहिए। इनफैक्ट म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स के बारे में तो ये अक्सर होता है। और ये हमारी ना, क्योंकि हम वो कहते हैं सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। अब हम पुरुष अधिकारों की बात करते हैं तो पुरुष अधिकार हैं जो पीड़ित होते हैं, तो मुझे ऐसा कई बार ऐसा वहम सा हो जाता है कि हर एक स्त्री मांगती है, पर ऐसा नहीं है। मैंने बहुत स्त्रियां देखी हैं जो कि कहती हैं हमें मेंटेनेंस नहीं चाहिए, हम कमाते खाते हैं, अच्छा कमाते खाते हैं, और बिल्कुल। करियर और हम्म, जो कि बिल्कुल ऐसा मुझे लगता है होना भी चाहिए शोनी, क्योंकि आप भी लगातार इस चीज के पक्ष में भी रहते हैं कि अगर आप कमा रही हैं, अच्छा खासा कमा रही हैं, तो शायद आपको मेंटेनेंस की जरूरत ना हो। हाँ। और इसमें मतलब कि कुछ कई बार मन में ऐसा भी ख्याल आता है कि यार अगर इस लड़की जो 50,000 कमा रही थी उसे 5,000 10,000 रुपये की मेंटेनेंस मिलेगी भी, तो वो बेवकूफ है कि वो कमाना छोड़ देती है। जी। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल, अगर पति बेरोजगार है तो भी क्या उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा? मतलब उस वो क्वालिफाइड भी नहीं है, अगर क्वालिफाइड है तो भी उसे नौकरी नहीं मिल रही, तो उस केस में वो क्या कर सकता है? पल्लवी, इस का बेरोजगारी का भी ना पुरुषों कहीं ना कहीं कुछ पुरुषों ने बहुत बेजा इस्तेमाल किया। तो आज की तारीख में कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होता कि पुरुष बेरोजगार है या बेरोजगार हो सकता है। तो कोर्ट अक्सर उसे कहता है कि गो बैक बोरो स्टील। इस तरह के वर्ड्स अगर आप गूगल भी करेंगे ना मेंटेनेंस से रिलेटेड, तो आपको 2 3 4 जजमेंट हाई कोर्ट्स के मिल जाएंगे जिसके अंदर ये शब्द प्रयोग हुए हैं, बैक बोरो स्टील। हुआ क्या कि आज से 10 12 15 साल पहले या उससे भी पहले बहुत से लोगों ने ना नौकरियां छोड़ दी कि मुझे मेंटेनेंस ना देनी पड़े। ठीक है। और कोर्ट में जाके खड़े हो जाते थे कि जी हम तो कुछ कमाते नहीं है। जी। कोर्ट्स का अक्सर ये भी होता था, यार जब तुम्हारी शादी हुई तो तुम 25,000 कमाते थे, जिस दिन लड़की गई उस दिन तुम 40,000 रुपये कमाते थे, आज उसने मुकदमा किया, तुम कहते हो मैं कुछ कमाता नहीं हूँ। ये जी। कैसे हो सकता है? तो मिनिमम वेजेस पे या लास्ट ड्रॉन सैलरी पे अक्सर मेंटेनेंस लगा दी जाती है। और ये जो बेरोजगारी है ना, इसका बेजा इस्तेमाल बहुत करते हैं बहुत लोग जो हैं, कोर्ट में जाकर दिखाते हैं कि हम बेरोजगार हो गए हैं, चाहे वो अपने आलस्य की वजह से हुए, चाहे उन्हें एक बहाना मिल गया हो, या वो अपनी इनकम छुपाते हैं या अपनी आय के स्रोत छुपाते हैं। इसका बेजा इस्तेमाल बहुत होता है। तो इसलिए कोर्ट्स कोर्ट्स भी सजग रहते हैं कि कहीं हम बेरोजगारी की वजह से, बेरोजगारी के बहाने में मेंटेनेंस देने में कोई कोताही तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर रिसेशन की वजह से जॉब्स गई हैं, कोविड में नौकरियां गई थी, किसी की फिजिकल इनकेपेसिटी पे नौकरी जाती है, तो जी। मुझे लगता है कि काफी कोर्ट्स इस बारे में ध्यान देती हैं। मैंने कोविड के समय में कुछ मेंटेनेंस के आदेशों को सस्पेंड होते भी देखा था। और बड़े कोर्टों ने मतलब कि जैसे मेंटेनेंस ना देने पर अक्सर पुरुष को जेल भेज दिया जाता है, तो कोर्ट्स ने पुरुषों को अधिक समय दिया कि हाँ आप धीरे धीरे मेंटेनेंस पे कर दें। पर ऐसा नहीं है, पुरुषों ने भी इस्तेमाल गलत किया है। पर बेरोजगारों पर, और बेरोजगारी बहुत है गांव देहात में, छोटे शहरों में जी। बहुत बेरोजगार हैं, उनके ऊपर इस बात का दंड भी बहुत लगता है कि मिनिमम वेजेस पे उन्हें मेंटेनेंस लगा दी जाती है। और जब हम कहते हैं, सरकार ही कहती है कि 11% पुरुष बेरोजगार हैं और 11% ऑफ पॉपुलेशन जो है अनएम्प्लॉयड है, जी। उसको भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि जो जायज तौर पे बेरोजगार है उसके खिलाफ तो मेंटेनेंस का ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए, वो कहाँ से लाएगा? जी। बिल्कुल। शोनी, एक और सवाल, अब आज चूंकि सब कुछ अब कह सकते हैं कि डिजिटल हो चुका है, इस दौरान कई तरीके की बातें भी निकलकर सामने आती रही हैं। आप खुद क्या मानते हैं, शहरों में इस तरीके का रेशियो सबसे ज्यादा है या गांव में रेशियो सबसे ज्यादा है, या गांव में सबसे ज्यादा कम रेशियो है इस तरीके का, डिवोर्स, मेंटेनेंस और बाकी चीजें जो औरतें अपने पति पर केस करती हैं, या फिर दोनों मतलब सेम है? क्या रेशियो आप खुद देख पाते हैं? ऐसे ऐसी कोई रेशो मैंने कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं की है कि ऐसे हम्म। रेशो मुझे पता हो। मुझे कहीं कहीं आंकड़े आंकड़े पढ़ने को मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा डाइवोर्स रेट शायद बॉम्बे में है, उसके बाद दिल्ली के अंदर है। और ऑफ कोर्स समाज के अंदर दबाव सबसे ज्यादा रहने का, साथ रहने का गांव देहात में ही लगाया जाता है। क्योंकि शहरों में ना परिवारों की उतनी, परिवार में एक इंडिविजुअल की उतनी नहीं परिवार की इंडिविजुअल के ऊपर उतनी नहीं चलती है जितनी गांव देहात में जी। चलती है। तो मेरा ये मानना मतलब कि ऑफ कोर्स विदाउट एनी साइंटिफिक स्टडी, मेरा खुद का ये असेसमेंट है कि इस तरह के मुकदमे शहरों में ज्यादा होते हैं और गांव देहात में कम होते हैं। पर कम होते हैं का मतलब ये नहीं है कि उनकी नंबर कम है। हाँ, हम्म। परसेंटेज वाइज वो थोड़े कम होते हैं। मेंटेनेंस के केस में कई लोगों को जेल भी जाना पड़ जाता है, तो ये किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं?
इसको ऐसे समझिए कि कोर्ट का एक आदेश हुआ, कोई भी आदेश हुआ, अगर आप कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हैं तो कोर्ट कैसे उसको इन्फोर्स कराता है? जी। कोर्ट उसे इन्फोर्स कराता है दो तरीके से, या तो आपको दंड देकर या आपकी प्रॉपर्टी पे अधिकार जमा कर। हम्म। मेंटेनेंस का कोई भी आदेश होता है, और मैं फॉर एग्जांपल 125 की बात करता हूँ, सीआरपीसी 125 में मेंटेनेंस के आदेश को पालन कराने के लिए कोर्ट के पास एक एग्जीक्यूशन पिटीशन लगाई जाती है स्त्री के द्वारा कि जी मेरे पति को ये आदेश दिया गया था, ये उसका मानना नहीं कर रहा है, कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहा है, तो मुझे इससे पैसे दिलाए जाए। अगर लड़का कमा रहा है, उसकी कोई आय का स्रोत है, नौकरी है, कोर्ट उसकी सैलरी अटैच कर देती है। अगर उसके पास अच्छा। गाड़ी है, घर है, कोई और प्रॉपर्टी है, कोर्ट उसकी ऑक्शन करा देती है। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज नहीं मिलती है, तो कोर्ट के पास अधिकार है कि हर एक जो मेंटेनेंस की अवहेलना है उसके लिए 30 दिन तक की सिविल इम्प्रिजनमेंट उसे दे सकती है। तो इसलिए ओके। जब लड़के के पास कोई साधन नहीं होता है या कोई साधन वो नहीं दिखा सकती है स्त्री, या उसके पास से मेंटेनेंस लेने का कोई और जरिया नहीं होता है, तो कोर्ट उसे 30 डेज की इम्प्रिजनमेंट कर सकती है फॉर ईच एंड एवरी ऑर्डर विच हैज नॉट बीन फॉलोड। तो ऐसे में आपने भी धारा 125 का आपने जिक्र किया शोनी, क्या इसके तहत कोई माता पिता भी अपने बेटे से मेंटेनेंस मांग सकता है? बिल्कुल मांग सकते हैं। सीआरपीसी 125 में पेरेंट्स, वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन दे कैन सीक मेंटेनेंस। हम्म, बिल्कुल। तो एक सवाल और कि धारा 24 की अगर बात करें और सीआरपीसी 125 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंशिएट अगर इसे करने की कोशिश करें, दोनों में अंतर क्या है? तो जो धारा 24 है वो मेरे ख्याल से आप एचएमए 24 की बात कर रही है, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन जी जी 24। जी जी। हिंदू एचएमए सेक्शन 24 जो है मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट है, यानी कि जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक ही मेंटेनेंस मिलेगी। हम्म। सीआरपीसी 125 की मेंटेनेंस कब तक मिलेगी? जब तक कि स्त्री दोबारा शादी नहीं कर लेती है, या दोनों का जीवन है, या वो कमाने नहीं लग जाती है। हम्म। दूसरी बात, 125 के अंदर सिर्फ स्त्री, उसके पेरेंट्स, मतलब कि लड़के के पेरेंट्स और बच्चे मेंटेनेंस मांग सकते हैं। एचएमए 24 में लड़का भी लड़की से मेंटेनेंस मांग सकता है। हालांकि ऐसे हम्म। उदाहरण बहुत कम मिलेंगे जहां पे लड़के को मेंटेनेंस मिली है, बट क्या वो मांग जी। सकता है? हाँ, वो मांग सकता है। हम्म। तो बिल्कुल बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी भी मेरे पास पेंडिंग हैं, लेकिन सभी सवालों के जवाब हम धीरे धीरे और भी जानते रहेंगे, क्योंकि और भी कई सारे सवाल पिछले एपिसोड्स में भी हमारे यूट्यूब के जो चैनल है उस पर लोगों ने पूछा था। उन सवालों को भी हम शामिल करेंगे, लेकिन शोनी, जो हर बार अंत में शोनी की सलाह जाती है लोगों को, वो सलाह आज आप क्या देना चाहेंगे? देखिए जी, मेंटेनेंस के बारे में तो मेरी एक ही सलाह है, और इसके अंदर बहुत मिसयूज प्रोविजन है, मेरा ये मानना है। और हमेशा इंटरिम मेंटेनेंस जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि फाइनल मेंटेनेंस में तो गवाही, वजहें, सबूत बहुत कुछ आ जाता है, और इंटरिम के बाद सबसे ज़्यादा मतलब ये देखा गया, ऑफ केस इट इज़ माय असेसमेंट, कि केस को डिले करने की कोशिश होती है लड़की की तरफ से। इंटरिम मेंटेनेंस पर बहुत ध्यान दीजिए, कोई भी डेट मिस ना करें, रिप्लाई समय पे दीजिए, क्योंकि अगर एक्स पार्टे मेंटेनेंस लग गई, या आप गए कि जी आज मेरे पास वकील नहीं है, पिछली बार मैं अकेला आया था, मेरे पास वकील करने के लिए पैसे नहीं, और कुछ भी मेंटेनेंस लगा दी गई, तो उसको तुड़ाना, उसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम्म। मैं कहता हूँ दैट कोर्ट के अंदर कोई भी तारीख है उसे भरपूर ध्यान से, जितना ध्यान आप दे सकते हैं उतने ध्यान से उसका पालन करना चाहिए, अपने रिप्लाई समय पर दें, और कतई उसमें ढील ना करें आर्ग्यूमेंट की स्टेज पे, बिल्कुल ढील नहीं करनी चाहिए इंटरी मेंटेनेंस। ये मेरा सबसे पहला एडवाइस होता है इसके बारे में। और दूसरा, कोई सबूत अगर आपके पास है कि लड़की कमाती थी, कमा रही है, कमा सकती है, आपको मिल सकता है, तो जरूर इकट्ठे करने चाहिए, चाहे उसके लिए आपको पीआई की मदद लेना पड़े या उसकी फैमिली में कोई विभूषण ढूंढना पड़े। मैंने वैसे उसकी फैमिली में एक विभीषण ढूंढ कर ही पता किया था कि मेरी बीवी कमाने लगी। वाह, ग्रेट। और वाकई शोनी की जो सलाह होती है अंत में, जो हम हर बार हर एपिसोड में आपको देने की कोशिश करते हैं, उसको जरूर मानिएगा। ये सलाह आपसे ही जुड़ी हुई होती है, और इस सलाह को मानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हर कोई आपको लीगली स्ट्रांग नहीं बनाएगा। हम कोशिश करते हैं कि आप लीगली स्ट्रांग बन जाएं। शोनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने चार डाउरी केस के पन्ने खोले थे, पहला पन्ना खोला और उसके बाद लोगों को बताया, आज हमने मेंटेनेंस का पहला पन्ना खोला है सीआरपीसी 125 का। अगले एपिसोड में हम फिर इसी को और ज्यादा आगे समझने और बताने की कोशिश करेंगे। कोई सवाल है तो जरूर लिखकर भेजिएगा। शोनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद पल्लवी, और हमेशा की तरह लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। बाय बाय।